फरीदाबाद के सूरजकुंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक शुरू हो चुकी है। सुबह 10:30 बजे बैठक का समय तय किया गया था। 10:30 बजे से बैठक शुरू हो चुकी है, जो कि लगभग 2 बजे तक चलेगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर धमाकों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि सबसे पहले अर्पित की गई। इस बैठक में हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली के उपराज्यपाल सहित कई कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में आंतरिक सुरक्षा और राज्यों से जुड़े अन्य विषयों पर चर्चा होगी। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। सुबह 10:30 बजे से ये बैठक शुरू हो गई है। लगभग दोपहर 2 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। इसमें बैठक में कई मंत्री, उपराज्यपाल शामिल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। सुबह 10:30 बजे का समय तय किया गया था। देखिए 10:30 बजे से बैठक शुरू हो गई है और अब लगभग 2 बजे तक ये बैठक चलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ उपराज्यपाल इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही कई कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर इस बैठक में शामिल हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। करीब 30 से ज़्यादा मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा की जा रही है और कई विषयों को लेकर यहाँ पर निर्णय भी लिया जा सकता है, निर्णय भी संभव है चर्चा के साथ ही। तो बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और कई कैबिनेट मिनिस्टर्स इस बैठक में शामिल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे जयपुर की। जयपुर से खबर, जहां जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी आज महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। तो देखिए, कलेक्टर महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इस बैठक में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होगी। आमजन की शिकायतों के तेजी से निवारण के लिए जेडीए, नगर निगम, पीएचईडी, जेवीएनएल, राजस्व विभाग, पुलिस, ट्रैफिक अधिकारियों को तलब किया गया है। वहीं शहर में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर सोनी अहम निर्देश भी जारी कर सकते हैं। शहर में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर जितेंद्र सोनी यहां पर अहम दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। शहर की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अहम निर्देश तो दिए ही जाएंगे। महत्वपूर्ण बैठक ये हो रही है। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे कलेक्टर जितेंद्र सोनी। इसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर विशेष चर्चा इस बैठक में होगी। आमजन की शिकायतों की तेजी से निवारण के लिए जेडीए, नगर निगम, पीएचईडी सहित पुलिस, ट्रैफिक अधिकारियों को तलब किया गया है। तो कई देखिए संबंधित जो विभाग हैं उनको यहाँ पर तलब किया गया है। शहर में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर जितेंद्र सोनी अहम निर्देश जारी कर सकते हैं। तो जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से ही खबर, जहां 19 नवंबर को प्रदेश के 7 संभागों में घूमर फेस्टिवल 2025 आयोजित किया जाएगा। 7 संभागों में एक साथ इस फेस्टिवल का आयोजन होना है। इसके लिए खासतौर पर तैयारियां भी की जा रही हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर में एक साथ घूमर फेस्टिवल 2025 आयोजित होगा। राज्य स्तरीय पूरा आयोजन होने जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित होगा। दोपहर 3 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जो कि शाम 6:30 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। 12 साल से उम्र की ज़्यादा की बालिकाएं और सभी महिलाएं इसमें
हिस्सा ले सकेंगी। और इस दौरान देखिए बेस्ट डांस, बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट ज्वेलरी, सिंक्रोनाइजेशन और कोरियोग्राफी के लिए विशेष अवार्ड भी यहां पर दिए जाएंगे। तो देखिए घूमर फेस्टिवल 2025 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। राजस्थान के जो 7 संभाग हैं उन 7 संभागों में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसके लिए भव्य स्तर पर तैयारियां भी की जा रही हैं। बढ़ेंगे आगे, जयपुर से ही खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ का 17वां अखिल भारतीय अधिवेशन बीकानेर में संपन्न हुआ है। गुजरात के कनक सिंह गोहिल अध्यक्ष और महाराष्ट्र के राजू भालेराव महामंत्री निर्वाचित हुए हैं। राजस्थान से लक्ष्मी शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिनेश कोठारी राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। महिला सत्र की अध्यक्षता मनीषा मेघवाल ने की है। मुख्य अतिथि रही सुमन छाजेड़। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका पर डॉक्टर विमला डुकवाल का संबोधन, कार्यकर्ता विकास पर आरएसएस के विनायक जोशी का विशेष उद्बोधन भी हुआ। नई कार्यकारिणी में विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधियों को अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। नई कार्यकारिणी में विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधियों को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। बढ़ेंगे आगे, जयपुर से ही खबर। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर कांग्रेस की पैनी नजर है। जी हां, कल दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस के बड़े नेताओं को एक्सपर्ट ट्रेनिंग देंगे। कांग्रेस अपने सभी पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्षों को ट्रेनिंग देगी। पहले जिन 12 राज्यों में एसआईआर लागू हुआ है वहां के जो पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष हैं वो ट्रेनिंग देंगे। राजस्थान से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस ट्रेनिंग में मौजूद रहेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, राजस्थान से पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ट्रेनिंग में शामिल होने वाले जो एसआईआर को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या कुछ पूरी जानकारी विस्तार से बताएं। देखिए पूनम, चुनाव आयोग की तरफ से सबसे पहले बिहार में एसआईआर जो वोटिंग लिस्ट है उसका विशेष पुनरीक्षण किया गया था कि किस तरह से जो फर्जी नामों को उठाएंगे, नए नाम की जोड़ेंगे, तो उसको लेकर कांग्रेस शुरू से करवा रही है। हालांकि चुनाव आयोग को कहना है कि एक प्रक्रिया उसके तहत ही की जा रही है, लेकिन अब जो कांग्रेस है इस एसआईआर को लेकर पूरी जो एक्टिव अलर्ट है वो नजर आ रही है कि किस तरह से चुनाव आयोग इस एसआईआर को कर रहा है और कांग्रेस इसको करीब से देखकर किस तरह से जो फायदा है वो ले सकता है। और जो कांग्रेस को डाउट्स है कि किस तरह से चुनाव आयोग फिर जो एसआईआर के माध्यम से वोटर्स का नाम तो नहीं कटाएगा, इस पर नजर रखने के लिए नेताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। एआईसीसी की तरफ से ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। कल जो कांग्रेस का राष्ट्रीय मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन दिल्ली में, वहां पर ट्रेनिंग होगी और इस ट्रेनिंग में पूरे जो देश भर के तमाम राज्यों के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया है। वहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट तमाम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हैं उनको ट्रेनिंग देंगे कि एसआईआर पर कैसे पैनी नजर रखनी है, कहां कहां पर एसआईआर के माध्यम से गड़बड़ी हो सकती है, जो कांग्रेस को डाउट्स हैं उन पर किस तरह से नजर रखनी है और किस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया को करीब से देखना है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में जो पहले करीब 12 राज्यों में एसआईआर पहुंची है, तो वो राज्यों की जो नेता हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। वो भी जो जगह नए राज्यों में ऐसी होगी उन राज्यों के नेताओं को ट्रेनिंग देंगे। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो ट्रेनिंग देने के लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को दिल्ली बुलाया गया है। दोनों ट्रेनिंग सेशन में शामिल होंगे और ट्रेनिंग जुड़ेंगे। पूनम जी, सुनील बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से ही खबर। 72वां अखिल भारतीय सहकार सप्ताह ग्रामीण विकास पर राज्य स्तर कार्यक्रम संपन्न हुआ है। राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक ने सहकारिता से ग्रामीण विकास सुदृढ़ विषय पर जयपुर में आयोजन किया। सहकारिता योजना मंत्री भजनलाल शर्मा और गौतम दत्त की मॉनिटरिंग को बताया है महत्वपूर्ण। दीर्घकालीन ऋणों पर 5% ब्याज अनुदान
और एक मुश्त समझौता योजना ग्रामीणों के लिए सहायक होगी। जिला स्तर पर भी सहकार सप्ताह के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी सुनील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहा है, किस तरीके से यहाँ पर लाभान्वित होंगे लाभार्थी? देखिए पूनम, जो ये साल है, साल 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है और 72वां अखिल भारतीय सहकार सप्ताह जो जयपुर में आयोजित किया गया। तो सहकार मतलब कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव के माध्यम से तमाम वो स्वयं सहायता समूह हो या फिर बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो कई तरह की जो समितियां हैं, वो सहकार जो विभाग है उससे सीधी जुड़ी हुई होती हैं। और इसमें मुख्य उद्देश्य यही होता है कि किस तरह से जो ग्रामीण लोग हैं जो आजीविका के लिए किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और उनमें जो सहकारिता विभाग है वो किस तरह से उनका सपोर्ट कर सकता है। तो इसको लेकर जो ये पूरा कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें सीधी बात ये है कि किस तरह से जो रूरल एरिया है उसको किस तरह से डेवलप किया जाए और डेवलपमेंट में कितना सुदृढ़ उनको किया जा सकता है, कहाँ पर सहकारिता की सहायता की जरूरत होती है, क्योंकि छोटी छोटी जो समितियां बनी होती है पूनम, वहां पर सहकारिता विभाग जो है वो उनको सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए। उनके माध्यम से जो ग्रामीण लोग हैं वो खुद के रोजगार या फिर महिलाएं हैं वो अपना खुद का बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं, जिसमें पूरा सहयोग जो है वो सहकारिता विभाग का रहता है। तो सहकारिता विभाग है और ये सहकार सप्ताह का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके किस तरह से विकसित किया जाए, जिससे पूरे देश की जो इकोनॉमी है उसमें ग्रामीण अंचल के लोगों का साथ ही साथ गांव में भी अच्छे से लोग रोजगार पा सके। पूनम जी, शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर के सांभर लेक से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और दर्दनाक भी खबर है ये, जहां शाखंभरी माताजी रोड पर सड़क मरम्मत कर रहे मजदूरों को एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिलाओं की पहचान कशकाली और बत्ती बाई के रूप में हुई है, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की रहने वाली थी। हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिनमें से किशकली और सोनू की हालत नाजुक होने पर उन्हें जयपुर के लिए रेफर किया गया है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही सांभर थाना अधिकारी राम मिलन मीणा और सीओ अनुपम मिश्रा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। दोनों मृतक महिलाओं के शव मुर्दा घर में सुरक्षित रखवाए गए हैं। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। गंभीर जो घायल हैं उन्हें जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां पर अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सांभर लेक में ये बड़ा हादसा हुआ है। के लोगों ने बताया कि शाकंभरी माता की तरफ से एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने सड़क पर काम कर जा रहे लोगों के टक्कर मार दी, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई थी और बाकी 3 जो घायल थे उन्हें अपने सांभर के उप जिला अस्पताल में फर्स्ट एड करा कर एसएमएस के लिए। सिरोही के रेवदर से खबर, शॉर्ट सर्किट से चलती इको कार में अचानक से आग लग गई। रेवदर से जीराबल की ओर जाते समय ये हादसा हुआ है, जब चलती हुई इको कार में अचानक से आग लगी है। इको कार में सवार कम से कम 4 से 5 लोग थे। कार से धुआं उठते ही बाहर निकले अंदर सवार लोग। हालांकि समय रहते हुए अंदर बैठे लोगों के नीचे उतर जाने से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जनहानि नहीं हुई। सूचना के बाद एएसआई प्रकाश कुमार मय जाब्ता भी पुलिस जो है मौके पर पहुंची है। आसपास से पानी मंगवाकर लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया गया है, लेकिन जब तक जो है कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। रेवदर जीरावल रोड स्थित रानाडी के पास हादसा हुआ है। तो चलती हुई कार में अचानक से आग लग गई थी। हालांकि देखिए गनीमत रही कि जो अंदर सवार लोग थे वो समय रहते बाहर निकल गए और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। जैसलमेर के मोहनगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ में बोलेरो कैंपर और बाइक की भीषण भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में रात करीब 10 बजे के आसपास की घटना है, जब NH 968 पर यह हादसा हुआ। बाइक सवार 19 वर्षीय महेंद्र चौधरी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बोलेरो पलटने से चालक घायल हुआ है। वहीं सूचना पर पीटीएम पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और शव मोहनगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।
पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर मामले की जांच पड़ताल आगे की शुरू कर दी है। बढ़ेंगे आगे। खबर बाली के देसुरी उपखंड क्षेत्र से है, जहां ग्राम पंचायत मादा में कथित पट्टा घोटाले का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता धीरज सिंह पुत्र डूंगर सिंह के अनुसार सरपंच पुष्पा, उनके पति ग्राम विकास अधिकारी रामकेश मीणा और वार्ड पंचों ने मिलकर पट्टा संख्या 32 में कथित कटरचना की है। आरोप है कि आम रास्ते की भूमि को अवैध रूप से हड़पने का प्रयास किया गया था, जो कि सार्वजनिक भूमि के दुरुपयोग का गंभीर मामला है। शिकायतकर्ता ने पाली पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने की कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले ने पंचायत की कार्यप्रणाली और भूमि आवंटन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल अब खड़े कर दिए हैं। वहीं मामले में पूर्व सरपंच डूंगर सिंह और अधिवक्ता दिनेश माली के बयान भी सामने आए हैं। और अब खबर टोंक से है, जहां लापरवाह 39 बीएलओ को नोटिस जारी किया गया है। टोंक विधानसभा में एसआईआर कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई है। टोंक एसडीएम ने कार्रवाई की है। हुक्मीचंद रुहलानिया ने जारी किया है नोटिस। 4 दिसंबर तक एसआईआर पूरा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। डिजिटलाइजेशन करना है। कुछ बूथ पर बीएलओ ने अभी तक प्रगति नहीं की है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो टोंक एसडीएम हुक्मीचंद रुहलानिया ने आदेश जारी किए हैं, नोटिस जारी किया है ये। और देखिए 4 दिसंबर तक जो है एसआईआर पूरा कर डिजिटलाइजेशन करना है। कुछ बूथ पर बीएलओ ने अभी तक प्रगति नहीं की है, जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। और ऐसे में समय सीमा है 4 दिसंबर तक की कि काम पूरा करना है, लेकिन जहां प्रगति नहीं हुई है इसको देखते हुए नोटिस जारी किया गया है। तो वो नोटिस जो जारी किया गया है, टोंक से ये खबर आपको बता रहे हैं, बीएलओ को नोटिस जारी किए गए हैं। लापरवाह 39 बीएलओ ऐसे हैं जिन्हें नोटिस जारी हुए हैं। एसआईआर के काम में लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी किए गए हैं। टोंक एसडीएम हुक्मीचंद ने नोटिस जारी किए हैं। 39 बीएलओ को नोटिस जारी किया गया है। 4 दिसंबर तक एसआईआर पूरा कर डिजिटलाइजेशन करना है। तो कुछ बूथ पर बीएलओ ने अभी तक प्रगति नहीं की है। लापरवाही बरतने पर ये कार्रवाई की गई है। नोटिस जारी किया गया है। 39 लापरवाह बीएलओ को नोटिस जारी किए गए हैं। एसडीएम ने नोटिस जारी किए हैं। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि आखिरकार किन कारणों के चलते जो है काम में लापरवाही की जा रही है, क्यों काम में प्रगति नहीं दिख रही है। इन तमाम चीजों को लेकर नोटिस जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है। और 4 दिसंबर तक एसआईआर पूरा कर डिजिटलाइजेशन करना है। लेकिन ऐसे में बीएलओ जो लापरवाही कर रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी कजोड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कजोड़, 39 बीएलओ पर जो है नोटिस जारी किए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। क्यों आखिरकार जो है लापरवाही बरती जा रही है एसआईआर के काम को लेकर, इनकी तरफ से क्या कारण सामने आ रहा है? बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा कि 39 जो बीएलओ है उनको नोटिस थमाया गया है। दरअसल जो एसआईआर सर्वे चल रहा है उसको लेकर लगातार लापरवाही सामने आ रही थी। वो पिछले दिनों जो उपखंड अधिकारी है हुक्मीचंद रुहलानिया ने मीटिंग ली थी। मीटिंग लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया था, लेकिन लगातार कमजोरी के चलते 4 दिसंबर तक एसआईआर जो पूरा होना था, उस डिजिटलाइजेशन करना था, उसको लेकर बीएलओ की जो प्रगति थी वो लगातार कम थी, जिसको लेकर जो 39 बीएलओ है उनको नोटिस जारी किया गया है। वही नोटिस जारी कर मांगा है और अब इसके मामले में जांच की जाएगी। अगर इसमें लगातार लापरवाही बरती जाएगी तो आगामी दिनों में कार्रवाई की जा सकती है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। झुंझुनू से खबर, जहां सुल्ताना कस्बे में चलती बस से नीचे गिरा युवक। बस के पिछले फाटक पर खड़ा था युवक। सड़क किनारे खड़ी पिकअप से जा टकराया। किठाना गांव निवासी सचिन गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस दौरान हादसा पास की दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में
कैद हुआ है। बस कंडक्टर और लोगों ने तुरंत ही युवक को अस्पताल पहुंचा दिया है। सुल्ताना से रेफर होकर बीडीके और फिर हालत गंभीर होने पर जयपुर के लिए रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।